सुप्रभात बच्चों। आज मैं स्पर्श भाग 1 के पद्य खुशबू रचते हाथ से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न करवाऊंगी और उसके बाद पाठ के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो सबसे पहले कविता का सार संक्षेप में बताती हूँ। कविता का सार यह है कि कवि यहाँ गरीबों, मजदूरों, कारीगरों की दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ये मजदूर गंदी गलियों में, नालियों के किनारे, कूड़े करकट के ढेर में रहने के बाद भी लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं। ये भले ही कितनी भी व्यवस्थापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हों, परंतु लोगों के जीवन को सुगंध से भर देते हैं। ये मजदूरों के दुर्भाग्य का बड़ा ही सजीव चित्रण इस कविता में कवि करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न और उसके पश्चात पाठ से जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, उसको करवाऊंगी। सबसे पहले है कि द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें देखना है। जैसे कि कूड़े करकट, यहाँ पे और शब्द बीच में छिपा हुआ है, कूड़ा और करकट। जहाँ पे दो शब्दों के बीच में और शब्द छिपा हुआ हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो कूड़े करकट में द्वंद्व समास है। फिर आगे प्रश्न है, अगरबत्तियाँ बनाने वाले कहाँ रहते हैं। तो जैसा कि कविता में हमने पढ़ा है कि कविता में ये है, पंक्तियों में ये लिखा हुआ है कि कई गलियों के बीच, गंदी नालियों के पार, कूड़े करकट के ढेरों में, बदबूदार स्थान में ये रहते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ कविता की किन विषमताओं को कवि बेनकाब करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये आर्थिक दृष्टि से तंग मजदूरों के भाग्य की विडंबना का यहाँ चित्रण किया गया है। खुशबू का पर्यायवाची होगा सुगंध, महक आदि। उभरी नसों वाले हाथ से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे है कि पीपल के पत्तों से किनके हाथों की तुलना की गई है। तो पीपल के पत्तों से यहाँ पे कवि जो है वो बच्चों के कोमल हाथों की तुलना करते हैं। फिर युवतियों के हाथों की तुलना किससे की गई है। तो जूही की डाल से खुशबूदार हाथ से उसकी तुलना की गई है। मेहनत करने वालों के हाथ कैसे हो जाते हैं। मेहनत करने वालों के हाथ कटे फटे और घिसे हुए नाखूनों वाले हो जाते हैं। यहाँ कविता में कितने तरह के हाथों का वर्णन किया गया है। तो कविता में कुल मिलाकर के 5 तरह के हाथों का वर्णन किया गया है। अगले छंद से कुछ प्रश्न है कि कविता में खुशबू तथा मजदूर का विपरीतार्थक क्या होगा। तो खुशबू का विपरीतार्थक हो जाएगा दुर्गंध या बदबू, और मजदूर का विपरीतार्थक हो जाएगा स्वामी। और अगला प्रश्न है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ कौन बनाते हैं। तो ये गंदी बस्ती में रहने वाले लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगरबत्तियों में कौन कौन सी सुगंधियाँ होती हैं। तो इन पंक्तियों में है, कविता की अंतिम पंक्ति में है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच खुशबू रचते हैं। इसमें खस, गुलाब, रातरानी, केवड़ा आदि के सुगंध वाली अगरबत्तियाँ बिकती हैं। अब पाठ से कुछ प्रश्न। पाठ के कुछ प्रश्नों में खुशबू रचते हाथ का सबसे पहला प्रश्न है
सबसे पहला प्रश्न है, खुशबू रचते हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो खुशबू रचने वाले हाथ अत्यंत कठोर परिस्थितियों में, गंदी बस्तियों में, कई नालों के पार, गलियों के बीच, कूड़े के ढेर के आसपास के बस्तियों में रहते हैं। वे दुर्गंध भरे प्रदूषित वातावरण में अपना जीवन बिताने को विवश हैं। वे इस दुर्गंध में वातावरण में रहने के बाद भी लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरते हैं। इनके जीवन में आर्थिक तंगी है। इस आर्थिक विषमता का शिकार होने के कारण वे मजबूर हैं, फिर भी वे लोगों के जीवन को खुशबू से भर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि कविता में निम्नलिखित तरह के हाथों की चर्चा हुई है। सबसे पहला है उभरी नसों वाले हाथ, अर्थात वृद्ध के हाथ को उभरी नसों वाले हाथ कहा गया है। घिसे नाखूनों वाले हाथ श्रमिक वर्ग के लिए कहा गया है, मजदूर वर्ग के लिए कहा गया है। तीसरा है पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ छोटे बच्चों के कोमल हाथों के लिए कहा गया है। चौथा है जूही की डाल जैसे खूबसूरत हाथ, अर्थात नवयुवतियों के सुंदर हाथ के लिए कहा गया है। गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथों की भी चर्चा इस कविता में की गई है। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इन गरीब मजदूरों के हाथ भले ही ये गंदगी में रहते हो, दुर्गंध भरे वातावरण में रहते हो, फिर भी इनके हाथ सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं तथा हमारे जीवन में सुख खुशियाँ आदि उपलब्ध कराते हैं और हमारे जीवन को खुशबू की महक से भर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये अत्यंत प्रदूषित वातावरण में रहकर भी मन से बड़े स्वच्छ और पवित्र हैं और लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। तभी ऐसे माहौल में रहकर भी वे लोगों के जीवन में खुशी या सुगंध बिखेरने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे समस्त मानव जाति के जीवन में सुगंध फैल जाए, ऐसा ये प्रयास करते हैं। ये लोग स्वयं बदहाली में रहने को विवश हैं, फिर भी ये ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में जीवन बिताने के बाद भी लोगों के जीवन में खुशहाली लाते हैं। और इन शब्दों के द्वारा कवि ने श्रमिकों के श्रम का गुणगान किया है। फिर प्रश्न है कि जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है। तो जैसा कि कवि ने बार बार दोहराया है कविता में कि जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण अत्यंत गंदगी से भरा हुआ है। चारों ओर गंदी नालियाँ हैं, कूड़े करकट के ढेर हैं, चारों ओर बदबू से इतनी बदबू है कि नाक फटी जाती है। ये सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाने वाले ऐसे गंदे वातावरण में रहकर भी दूसरों के जीवन में खुशबू बिखेरते हैं, पर ऐसे वातावरण में ऐसी भयावह स्थितियों में रहना इनकी मजबूरी है, इनकी विवशता है। फिर अगला प्रश्न है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में सुंदरता की रचना करने वाले गरीब मजदूर ही हैं। जैसा कि मजदूर कविता में भी कहा गया है कि बड़ी बड़ी अट्टालिका बनाते हैं, सुंदर महल जैसे घर बनाते हैं, परंतु अपने गरीबी में और झोपड़ियों में निवास करते हैं। ये उपेक्षित समाज के उपेक्षित वर्ग हैं
इन उपेक्षी लोगों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कवि ने इस कविता की रचना की है, ताकि आम जनता इन गरीब मजदूरों के जीवन की वास्तविकता को उनके जीवन के यथार्थ स्थिति को जाने और समाज में फैली जो विषमताएं हैं और जो भेदभाव हैं उनको मिटाने का प्रयास करें। मजदूर और कारीगर की दुर्दशा का चित्रण इस कविता में किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ये चाहते हैं कि लोगों में ऐसी भावना आए कि वे इनका उद्धार करने की सोचें। कवि अगरबत्तियां बनाने वाले कारीगरों का प्रदूषित वातावरण में रहना, उनकी व्यवस्था को दिखाने के लिए करते हैं। उनके जीवन के जो स्तर है उस स्तर को वे ऊंचा उठाना चाहते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि हम सभी को ये संदेश देते हैं कि हम सभी मिलकर ये प्रयास करें कि हम उनके जीवन में आर्थिक तंगी को दूर करें, उनको भी स्वच्छ वातावरण में रहने दें। उन्हें ऐसा प्रयास करें कि वे भी साफ सुथरी जगह पे रह सकें। इसके पश्चात है व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए में पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाह रहे हैं कि वे स्वयं प्रदूषित वातावरण में रहते हुए भी दूसरों के लिए सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि केवल परिवार के बड़े सदस्य ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस तरह काम में लगे रहते हैं और उनके हाथ पीपल के पत्तों जैसे कोमल कोमल हैं, फिर भी वे इस काम में लगे रहते हैं। उनके कार्य की ओर बच्चों व परिवार के प्रत्येक सदस्य इस कार्य में लगे हुए, इस ओर कवि हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, और जूही के डाल से तात्पर्य यहाँ पे सुंदर खूबसूरत स्त्रियों के हाथ, जो नवयुवतियाँ हैं उनके हाथों से है। कहते हैं कि ये गरीब हैं किंतु अत्यंत कठोर परिश्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं और हमारे जीवन में खुशी बिखेरना चाहते हैं। ये इनके भाग्य की विडंबना ही है कि ये शहरों से दूर अत्यंत गंदे वातावरण में उपेक्षित जीवन व्यतीत करते हुए भी लोगों के जीवन को खुशियों से भरने का प्रयास करते हैं। अब अगली पंक्तियां हैं व्याख्या के लिए। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मजदूर वर्ग समाज में अत्यंत उपेक्षित वर्ग है और इस उपेक्षित वर्ग का कवि बड़ा ही मार्मिक चित्रण करते हैं। कहते हैं कि दुनिया की सबसे गंदी गली में, मतलब दुनिया की जहाँ सबसे ज़्यादा गंदी जगह है, जहाँ पे सुंदरता का नामो निशान नहीं है, ऐसे अभाव भरे जीवन को व्यतीत करने वाले ये मजदूर बड़े ही तंग गलियों में रहते हैं, प्रदूषित स्थान में रहते हैं, गंदे माहौल में रहते हैं, किंतु इनकी कल्पना करना, ऐसे गंदी जगह पे रहते हैं कि इनकी कल्पना करना कठिन है। परंतु वे दुनिया भर की जो गंदगी है उसके बीच रहते हुए भी दुनिया के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। ये शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग हैं और बदहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु लोगों के जीवन को खुशियों से भरने के लिए हर समय श्रम कर रहे हैं, श्रमरत हैं। ऐसे वातावरण में जहाँ चारों ओर गंदगी ही गंदगी है, वहाँ खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हुए ये स्वयं को
स्वयं अपने परिश्रम पर वो कठिन परिश्रम का परिचय देते हैं। कठिन परिश्रम में लगे रहने का परिचय देते हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर इन मेहनतकश मजदूरों का वर्णन किया है, उनके जीवन की यथार्थ स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है। तत्पश्चात ख, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। तो इस प्रश्न और इसका क्या कारण है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक पूरे वर्ग के लिए कहा गया है, इसीलिए यहाँ श्रमिक वर्ग की ओर संकेत किया गया है। इसीलिए यहाँ गलियों, नालों, नाखूनों, गंदे हाथों, अगरबत्तियाँ, मोहल्ले, गंदे लोग आदि शब्दों का प्रयोग करके बहुवचन माने पूरे श्रमिक वर्ग की ओर संकेत किया गया है। इनके माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि जहाँ एक कारीगर या एक मजदूर की बात वे नहीं कह रहे हैं, वे एक समूह को, एक वर्ग को के जीवन का परिचय दे रहे हैं, उनके एक सामूहिक व्यवस्था का परिचय दे रहे हैं। जैसे ऐसे गरीब और उपेक्षित लोग समाज में बहुतायत में हैं, और कवि ने इसी कारण कवि ने इन्हें बहुवचन में प्रयोग किया है अपनी कविता में। पूरे श्रमिक या मजदूर वर्ग के जीवन की दुर्दशा का वर्णन करते हुए ये कविता लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? तो कवि ने निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, बुरी जूही की डाल से खूबसूरत हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से कटे हाथ। इस प्रकार इतने तरह के उपमानों का प्रयोग उन्होंने किया, इतने विशेषण का प्रयोग उन्होंने किया है। अब थोड़े प्रश्न पूरे दोनों कविताओं से अन्य प्रश्न, पाठ से अतिरिक्त कुछ प्रश्न, जैसे नए इलाके से, सर्वप्रथम नए इलाके से कुछ प्रश्न है। नए इलाके से किताब पुस्तक में जो प्रश्न है उसके अतिरिक्त कुछ संक्षेप में प्रश्न बता रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कवि किन निशानों की सहायता से अपनी मंजिल पर पहुंचा करता था? तो सबसे पहले वह पहचान बताता है कि वो वहाँ पे रोज़ रोज़ मकान जो बन जाते हैं, पहले उसे पुराने निशानों में पीपल का पेड़, और दूसरा खाली ज़मीन का टुकड़ा, तीसरा बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान। इन 3 निशानों के चिन्हों के माध्यम से वह अपने पुराने स्थान पर पहुंचना चाहता है। कवि को अपनी स्मृति से के निशान ही धोखा क्यों दे जाते हैं? इसका कारण यह है कि इतनी जल्दी इतना जल्दी सब परिवर्तन होता जा रहा है समाज में, नित्य नए निर्माण होते जा रहे हैं। इस कारण कवि को अपनी स्मृति धोखा दे जाती है। वे नहीं समझ पाते कि यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों बदलाव हो जा रहा है। एक ही दिन में दुनिया पुरानी पड़ जाने का क्या कारण है? अगला प्रश्न है। तो इसका कारण हम सभी जानते हैं कि एक ही दिन में दुनिया पुरानी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि शहरीकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है। समाज जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अंधाधुंध प्रगति की ओर मनुष्य भाग रहा है, दौड़ रहा है, और इसी कारण रोज़ नए रूप में नए परिवर्तन होते जा रहे हैं। यही कारण है कि
एक ही दिन में दुनिया पुरानी पड़ जा रही है। उसके बाद कुछ और प्रश्न है कि कवि किन बातों से धोखा खा जाता है। तो कवि की स्मृतियाँ धोखा इसलिए दे देती हैं कि सारी चीज़ें जो वो पहले देख के आया है वो पुरानी पड़ गई हैं, जिन्हें वह खोजने के लिए प्रयासरत है वे उसे नहीं मिलती हैं। उसकी जगह कुछ और वह पाता है, इसीलिए उसकी वे चिन्ह नष्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी जगह कुछ नए मकान का निर्माण हो गया है, नई इमारतों का निर्माण हो गया। इसी कारण कवि जो है धोखा खा जाता है। कवि पुराने स्थान पर नहीं पहुंच पाता जहां की वह पहुंचना चाहता है। न तो उसे खाली ज़मीन का टुकड़ा मिलता है, न गिरे हुए मकान का कहीं नामो निशान है, और न ही अन्य कोई एक मंजिला लोहे के फाटक वाला मकान है। इस तरह से तो इतना रंग बदलती दुनिया, इतनी तेज़ी से बदलती दुनिया में नित्य नए हो रहे परिवर्तन के कारण कवि की जो स्मृति है वह धोखा खा जाती है और वह अपनी पहचान वाली जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगला प्रश्न है, नए इलाके में कविता के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो नए इलाके में शीर्षक पूर्णतया सार्थक है, क्योंकि शहरीकरण के कारण नित्य नए परिवर्तन होते जा रहे हैं। पुराने पहचान के मायने बदल जा रहे हैं। ढूंढने पर पुरानी कोई भी वस्तु या कोई चीज़, कोई इमारत दिखाई नहीं देती। इसी कारण कवि जिस जगह को ढूंढ रहा है वहाँ वह पहुँच नहीं पाता। नित्य नए मकान बनने के कारण पुरानी पहचान समाप्त हो जाती है, इसीलिए वह धोखा खा जाता है। जीवन में इतना कम समय है कि इससे ये पता चलता है परिवर्तन के कारण जीवन बहुत ही छोटा प्रतीत होता है। जीवन ऐसा लगता है जीवन में बहुत कम समय है और मनुष्य बड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। नए इलाके के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है। अगला प्रश्न है, समय के विषय में कविता में क्या कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि समय के विषय कविता में कहा गया है कि समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। समय आधुनिक युग में परिवर्तन इतनी तीव्रता से हो रही है कि मनुष्य उसे समझने और स्वीकार करने में बहुत समय लगाता है, परंतु मनुष्य की बुद्धि इसे जल्दी स्वीकार नहीं करती कि परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लगता है अपने समय की कमी के कारण मनुष्य उसे समझ नहीं पा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरानी चीज़ों को भुलाने तथा नई चीज़ों को स्वीकार करने के बीच का समय बड़ा कम है। अगला प्रश्न है, कवि को किसका धोखा नहीं है, किसका भरोसा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि कवि को अपनी स्मृतियों का भरोसा नहीं है, क्योंकि वह जो अपने दिमाग में चिन्हित करके रखा था, जिस स्थान को वह निशान बना के रखा था, नित्य हो रहे नए निर्माण के कारण वे चिन्ह नष्ट हो चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि उसे अपनी स्मृति पे भरोसा करना उसका उचित नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे जहाँ वह जा रहा है वहाँ सब कुछ बदल चुका है। नए इलाके कविता के माध्यम से नगरीय क्षेत्र का जो परिवर्तन है उसका वर्णन, नगरीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, गांव का नगर की ओर भागना या नगरीय क्षेत्र की और जो नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर कवि विचार व्यक्त करने के लिए कहते हैं। प्रश्न है कि नए इलाके कविता के माध्यम से नगरीय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण रोज़ नए निर्माण हो रहे हैं और इसका कारण है, इसी का परिणाम है कि
जल्दी गांव जो है शहर की ओर भाग रहा है और छोटे छोटे गांव भी शहर में तब्दील होते चले जा रहे हैं। गांव की ये दशा जो है, गांव की जो हरियाली है, गांव की दशा है, गांव की सुंदरता है, अब वह लोगों को आकर्षित नहीं कर रही है। सभी शहर की ओर, नगर की ओर भागने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को आगे बढ़ने की होड़ है और इसी कारण शहर से शहरीकरण या नगरीकरण होता जा रहा है। सारा वातावरण इसी कारण अनजान दिखता है। स्थान का चयन भी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जिस स्थान का चयन वे करते हैं वह स्थान कुछ समय बाद ही पूर्णतः बदल जाता है। अब खुशबू रचते हैं हाथ से कुछ प्रश्न, जैसे कि खुशबू, इसका लघु प्रश्न होगा। खुशबू रचते हाथ से कुछ प्रश्न ये होगा कि उभरी नसों वाले हाथ से कवि ने किस आयु वर्ग के लोगों की ओर संकेत किया है। तो उभरी हुई नसों वाले हाथ वृद्ध लोगों के लिए वर्णन किया, वृद्ध लोगों का प्रतीक है। तो इनकी ढलती उम्र का वर्णन इसमें किया गया है कि वे मतलब अधिक उम्र के हैं, 50 से बाद के उम्र के हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए उभरी नसों के हाथों का प्रतीक दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। टोले से क्या अभिप्राय है? टोला यानी मोहल्ला। टोले से अर्थात होता है, टोले का अभिप्राय होता है कि अनेक लोग एक छोटी सी बस्ती में जहाँ पे रहते हैं उसको टोला कहते हैं। बूढ़े लोगों के हाथों के विषय में कवि कैसी शब्दावली का प्रयोग करता है? उत्तर है, बूढ़े लोगों के हाथ के लिए कटे पटे और घिसे नाखूनों वाले हाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्तियों में कौन कौन सी सुगंधियाँ मिलती हैं? तो केवड़ा, गुलाब, खस आदि सुगंधियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न है, कवि हाथों के लिए कौन कौन सी विशेषणों का प्रयोग करता है? तो इसका उत्तर है, कवि हाथों के लिए खुशबू की रचना करने वाले हाथ का वर्णन करता है और इसके लिए वह विशेषण का प्रयोग करता है, कटे पटे हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, जूही की कोमल, पीपल के पत्ते जैसे कोमल हाथ, जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ आदि, इन सभी हाथों का उन्होंने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने खूबसूरत अगरबत्तियों का निर्माण कैसे वातावरण में और किन लोगों के द्वारा किया है? खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण बदबू और गंदगी के भरे वातावरण में किया जाता है, जहाँ बच्चे, बूढ़े, लड़कियाँ और औरतें, सारे मजदूर वर्ग जो है इस कार्य में लगे हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें खुशबू रचते हाथ में निहित विडंबना क्या है? तो इसमें मजदूरों के भाग्य की विडंबना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। आर्थिक अभाव के कारण मजदूर तंग गलियों में रहता है, जहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं और कूड़ा करकट का ढेर है। कई नालियों के पास कूड़े के ढेर हैं और इनमें वे मजदूर रहते हैं जो अगरबत्तियाँ बनाने का कार्य करते हैं। कस्बे और बस्तियों से दूर गंदे स्थानों पर रहकर ये तरह तरह की खुशबू की रचना करते हैं। स्वयं ऐसे मजदूर बदबूदार स्थान में रहते हैं
परंतु वे समाज में खुशबू बिखेरने का काम करते हैं। अपने आप को उन दुर्गंध भरे जगह पे रखने के बाद भी वे मन से बड़े ही सबल हैं और लोगों को खुशी देने का प्रयास करते हैं। इसी कारण वे खुशबू की रचना करते रहते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो संक्षेप में ये है, मैं बता रही हूँ उसका भाव कि इस कविता में मजदूरों, गरीबों और श्रमिक वर्ग की दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक और हृदय विदारक चित्र प्रस्तुत किया गया है। वे लोग स्वयं गंदी नालियों के बीच रहते हैं, कूड़े करकट के ढेर के बीच में रहते हैं, परंतु खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और लोगों के जीवन में सुगंध रूपी आनंद को बिखेरते हैं। परंतु इनके जीवन में बदबू का ही निवास होता है और ये क्योंकि इनके आसपास कूड़े करकट का ढेर है और इनकी शारीरिक अवस्था भी अच्छी नहीं होती। इनके हाथ काम करते करते जख्मी हो चुके होते हैं और फिर भी वे खूबसूरत अगरबत्तियां बनाने का कार्य करते हैं। चाहे इनके हाथ की नसें उभर चुकी हो, चाहे नाखून घिस गया हो, चाहे हाथ जख्मी कटे फटे हो गए हो, फिर भी या तो कोमल हाथों वाले हो या सुंदर जूही की कली जैसे हाथों वाले हो, परंतु इनकी ये मजबूरी ही है कि ये कूड़े करकट के ढेर के बीच रहकर भी संसार भर के लिए खुशबू की रचना करते हैं। लोगों के घर को खुशबू से भर देने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। ये मजदूरों के भाग्य की विडंबना ही है। इसमें खुशबू रचते हैं हाथ इन पंक्ति का बार बार प्रयोग करके कवि अपनी इनके मजदूरों के प्रति जो भावना है उस पर बल देते हैं और हमको ये सोचने को मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं कि हम ऐसे मजदूरों के बारे में सोचें, उनकी बदहाली के बारे में सोचें और उनके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।